नमस्कार। डैफोडिल क्लासेस तारानगर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भाग 1। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी। फिर अमेरिको वेस्पुगी आया था, उसके नाम के ऊपर इसका नाम अमेरिका पड़ा। इसकी सीमाएं, इसके उत्तर में आर्कटिक, इसके पूर्व में अटलांटिक, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस महाद्वीप में कुल 23 देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कनाडा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूएसए है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा सेंट किट्स है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा मोंटेसरात है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इस महाद्वीप में पाए जाने वाले मुख्य पर्वत, जैसे अपलेशियन पर्वत। इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत जो है वो हिमालय का समकालीन एक प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है जो कि कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी कॉर्डिलेरा, यानी कि इसके पश्चिमी भाग में अलास्का से लेकर के और दक्षिण में मैक्सिको तक एक जटिल श्रृंखला पाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां विस्तृत है जिनका अलग अलग युगों में निर्माण हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां जिनका अलग अलग युगों में निर्माण हुआ वो पाई जाती हो तो उसको हम लोग कार्डिलेरा बोलते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर जो पर्वत श्रेणियां थी उनके बीच में कुछ अंतर पर्वतीय पठारों का विस्तार है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि अलास्का में अलास्का श्रेणी है। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके पूर्व में ब्रुक रेंज है, इसके दक्षिण में मैकेंजी श्रेणी है, इसके पूर्व में कैस्केड श्रेणी है। फिर इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं सियरा नवादा है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। इसके दक्षिण में पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे और रॉकी पर्वत, ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इन पर्वतों के बीच में कुछ अंतर पर्वतीय पठार, जैसे अलास्का में अलास्का का पठार सोने के भंडारों के लिए जाना जाता है। इसके बाद कनाडा में यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर यूएसए में ग्रेट बेसिन का पठार, फिर इसके बाद में कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार। तो कुछ पठारी भाग जो कल हम लोगों ने पढ़े थे वो हम लोगों ने पढ़े थे यानी कि जो कॉर्डिलेरा है उसमें जो पठार है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आज यहाँ पे पर्वतों के बाद में पठारों की बात करते हैं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार। तो कल तो हम लोग पढ़ चुके थे अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया है, कोलोराडो है या मेक्सिको पठारों के बारे में। उनकी विशेषता यही है कि वो अंतर पर्वतीय पठार है। अब हम लोग एक बहुत बड़े पठार की बात यहाँ पर करेंगे, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पठारी है। जैसे कि ये जो भाग है यहां से लेकर के इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र है कनाडा का, और ये पूरा जो क्षेत्र यहाँ पे जो भी स्थलखंड या जो द्वीप वगैरह पाए जाते हैं, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का पूरा भाग पठारी है और इसे हम कहते हैं कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड या इसे हम कहते हैं कनाडा का पठार। कनाडियन शील्ड या कनाडा का पठार जो है वो इसका मुख्यतः विस्तार कनाडा में ही है। ये बहुत प्राचीन पठारों में से एक है और ये जो पठारी भाग है ये पठारी भाग एक स्थिर भूखंड के रूप में प्रसिद्ध है। इस पठार में बहुत सारी झीलें हैं जो कि हिमालय निर्मित है, यहाँ पर पाई जाती है। और इस पठारी क्षेत्र में खनिजों के बहुत विशाल भंडार पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया में जहां जहां पठार पाए जाते हैं वो खनिजों के भंडार होते हैं, चाहे वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो, चाहे वो भारत का छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे वो ब्राजील का पठार हो, चाहे वो अफ्रीका का पठार हो, चाहे वो साइबेरिया का पठार हो और चाहे वो कनाडा का पठार हो। पठार जितने भी हमारे दुनिया में पाए जाते हैं वो सारे के सारे मुख्यतः खनिजों के भंडार होते हैं, क्योंकि पठारों का जो निर्माण होता है वो इसी प्रकार से भूगर्भ से निकले हुए लावा के जमाव से होता है और उसके कारण यहाँ पे भूगर्भ से निकले हुए लावा के साथ खनिजों का भी निस्सरापन होता है और उसके कारण जो है वो इनमें खनिज पाए जाते हैं। तो कनाडा का पठार खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूरेनियम है, प्लेटिनम है,
या निकेल है, ऐसे खनिजों के यहाँ पर कनाडा में विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये कनाडियन शील्ड या कनाडा का पठार कनाडा के मुख्य भाग में पड़ता है और खनिजों के भंडार और प्राचीन स्थिर भूखंड के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बात होगी पठारों की। कल हम लोग कुछ अंतर पर्वतीय पठार पढ़ चुके थे और एक पठार जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप की अन्य भौतिक विशेषताओं की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि पठारों के बाद में, पर्वत और पठार के बाद में इस भाग में पाए जाते हैं मरुस्थल। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। मरुस्थलों की हम अगर बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर अमेरिका में, यूएसए में यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन का पठार भी है और ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है। और यहीं पर ये जो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है यहीं पर पाई जाती है मृत घाटी। डेड वैली। मृत घाटी इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर धरती का सर्वाधिक तापमान अंकित किया जा चुका है और सर्वाधिक तापमान होने के कारण इसको जैव विविधता की दृष्टि से डेड माना जाता है, मृत माना जाता है कि जीव जंतुओं के और वनस्पति के लिए यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसको ग्रेट बेसिन के जो इसकी जो एक घाटी है उसको डेड वैली या मृत घाटी कहते हैं। तो ये ग्रेट बेसिन का पठार है और यहीं पर ग्रेट बेसिन का जो पठार है, इसी पठार में ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है यहीं पर ग्रेट बेसिन एक ग्रेट साल्ट लेक झील पाई जाती है। ग्रेट साल्ट लेक, ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ग्रेट साल्ट लेक। हम लोग झीलों में जाएंगे तो बात करेंगे। तो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल भी है, ग्रेट बेसिन का पठार भी है और इसी मरुस्थलीय भाग में मृत घाटी पाई जाती है जहां पे धरती का सर्वाधिक तापमान 2012 में अंकित किया गया था और यहीं पे ग्रेट साल्ट लेक पाई जाती है जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये तो हो गया ग्रेट बेसिन का मरुस्थल जो यूएसए में पड़ता है। इसके दक्षिण में यहां पर एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है मोजेव। मोजेव मरुस्थल, नाम ही ध्यान में रखना है आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंट्रल और ऐसे राज्य बोर्डों के एग्जाम होते हैं उनके अंदर मरुस्थल 4 दे करके और महाद्वीप वाइज मिलान करने का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक दे देगा ग्रेट विक्टोरिया, एक दे देगा मोजेव मरुस्थल, एक आपको दे देगा अनातोलिया का मरुस्थल और एक सहारा दे करके और वो 4 महाद्वीपों के नाम दे देगा और वो कर देगा कि सही सम्मिलित करें। तो इस प्रकार के मरुस्थल वहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल के दक्षिण में पड़ता है मोजेव मरुस्थल। इसे मोहावे मरुस्थल भी कहते हैं या मोहोवे मरुस्थल भी कहते हैं। मोजेव या मोहोवे मरुस्थल जो है ये भी यूएसए में ही पड़ता है। इसके दक्षिण में इस मरुस्थल का नाम है सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल है, इसका ज्यादातर भाग तो यूएसए में पड़ता है लेकिन इसका कुछ भाग मेक्सिको में भी पड़ता है। तो ये मरुस्थल मेक्सिको और यूएसए दोनों में विस्तृत है। इस मरुस्थल का वो भाग जो एरिजोना प्रांत में पड़ता है, यूएसए का एक राज्य है एरिजोना, इस क्षेत्र में जो मरुस्थल पड़ता है उसको एरिजोना मरुस्थल कहते हैं। तो इसी मरुस्थल का सोनोरन मरुस्थल का ही एक भाग है एरिजोना का मरुस्थल जो कि इसके एरिजोना वाले प्रांत में जो पड़ता है, यानी कि ये यूएसए में पड़ता है एरिजोना में और इसलिए इसको एरिजोना मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके थोड़ा पूर्व में यहां पर एक मरुस्थल और पाया जाता है। इस मरुस्थल का नाम है चिहुहुआ मरुस्थल। चिहुहुआ मरुस्थल।
चिहुहुआ जो मरुस्थल है ये मेक्सिको और यूएसए दोनों में पाया जाता है, यानी कि इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो मेक्सिको में ज्यादा है और यूएसए में कम है। लेकिन ग्रेट बेसिन मरुस्थल पूर्णतः यूएसए में पाया जाता है। मोजे मरुस्थल भी यूएसए में पाया जाता है। सोनोरन और एरिजोना मरुस्थल अधिकांश यूएसए में है, लेकिन थोड़ा सा भाग मेक्सिको में है। चिहुहुआ जो मरुस्थल है वो मेक्सिको और यूएसए दोनों में पड़ता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल है उत्तर अमेरिका के, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट बेसिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये ग्रेट बेसिन का पठार भी है यहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक है और यहीं पे ग्रेट साल्ट लेक सिटी भी है और यहीं पे मृत घाटी पाई जाती है। एक मृत सागर है और एक मृत घाटी है, ये भी अंतर आप लोगों को ध्यान में रखना है। मृत सागर पड़ता है जॉर्डन इजराइल वाले भाग में, यानी कि एशिया में। ये सर्वाधिक लवणता के लिए जाना जाता है। मृत सागर लवणता बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दुनिया में लवणता के मामले में ये टर्की की वान झील के बाद में दूसरे नंबर पर है। तो मृत सागर तो जॉर्डन इजराइल वाले भाग में वहां पर पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन मृत घाटी जो है वो यूएसए में पाई जाती है ग्रेट बेसिन के मरुस्थल में। ये दो नाम जो है इनका अंतर आपको ध्यान में रखना है, मृत घाटी और मृत सागर। डेड सी और डेड वैली इनमें फर्क है। तो डेड सी जो है वो एशिया में पड़ता है और डेड वैली जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है ग्रेट बेसिन डेजर्ट में। तो ये तो मरुस्थलों की हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। उत्तर अमेरिका में मुख्यतः यही मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका के कुछ मैदानी भागों की। मरुस्थलों के बाद में हम लोग मैदानों की बात करें या हम लोग वनस्पति की बात करें तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मैदानी है क्योंकि इस क्षेत्र से होकर के कुछ नदियां बहती है, जैसे मिसिसिपी मिसौरी, विश्व की एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, सस्केचुआन नदी, मैकेंजी नदी, ये कुछ नदियां हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर मैदानों का निर्माण किया है। तो ये मध्यवर्ती भाग, यानी कि इस मैदान के उत्तर में कनाडा का पठार है, इस मैदान के पश्चिम में कॉर्डिलेरा है, इस मैदान के पूर्व में अपलेशियन पर्वत आ जाता है और बीच में ये एक मैदानी भाग है, समतल मैदानी क्षेत्र है जिसकी मुख्य नदी है मिसिसिपी मिसौरी। हम नदियों में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सस्केचुआन नदी और मैकेंजी नदी, ये और इनकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ पर मैदान का निर्माण जो है वो किया गया है। अब इस मैदान की हम लोग बात करते हैं तो इस मैदान का एक बहुत बड़ा भाग है जिसको प्रेरी के मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कहते हैं प्रेरी घास का मैदान। अब प्रेरी जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेरी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में ये चीज पढ़ी थी कि हमारे विश्व में कुछ उष्ण मैदान पाए जाते हैं और कुछ शीतोष्ण पाए जाते हैं। उष्ण मैदानों में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान पाया जाता है, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है, ब्राजील में कंपोज घास का मैदान पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड घास का मैदान पाया जाता है। ये उष्ण घास के मैदान है। लेकिन कुछ शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान, शीतोष्ण है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है पंपास, अर्जेंटीना में विशेषकर। यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान,
दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। ये कुछ घास के मैदान है। मैं अफ्रीका महाद्वीप में इनके बारे में डिटेल में करवा चुका हूं, आप लोग अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो देख सकते हो इसके लिए। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी जो घास का मैदान है, ये घास का एक सागर कहलाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो कनाडा और यूएसए दोनों देशों में पड़ता है। अब इसका कुछ भाग कनाडा में है और कुछ भाग, ज्यादा भाग इसका यूएसए में है। प्रेरी घास का मैदान जिसके लिए जाना जाता है वो है यूएसए में, तो यहां पर मक्का की कृषि ज्यादा होती है, मक्का, गेहूं के उत्पादन और व्यापारिक पशुपालन के लिए ये जाना जाता है। यह व्यापारिक पशुपालन और गेहूं और मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पे प्रेरी घास के मैदान में मक्का पेटी पाई जाती है, मक्का पेटी पाई जाती है। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए। विश्व में मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूएसए, और यहां पर एक मक्का पेटी पाई जाती है और उसी मक्का पेटी के अंदर मक्के का उत्पादन होता है। तो प्रेरी घास का मैदान यूएसए वाला पार्ट जो है वो मक्के के उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि गेहूं की खेती भी बहुत की जाती है। और यहीं पे यूएसए में एक शहर का नाम है, यहाँ एक नगर है जो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का जहां पर संगम होता है, दोनों नदियां जहां पर आकर के मिलती है, उस नदियों का संगम स्थान का नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस जो नगर है यह विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस नगर, यह सेंट लुइस है। ये पड़ती है यूएसए में, मक्के के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा वाले भाग में, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, गेहूं के लिए उत्पादन के लिए कनाडा प्रसिद्ध है। कनाडा गेहूं के निर्यात के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की ज्यादा खपत नहीं होती। तो दुनिया में गेहूं निर्यात के मामले में रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये अग्रणी देश है जो कि गेहूं के निर्यात के लिए जाने जाते हैं। हालांकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है, लेकिन इन देशों में खपत हो जाती है, इसलिए हम गेहूं का निर्यात नहीं कर पाते। तो गेहूं के निर्यात में जो है वो रूस, कनाडा जैसे देश जाने जाते हैं। तो कनाडा में यहाँ पे गेहूं के लिए एक प्रसिद्ध मंडी है, एक झील के किनारे, विनिपेग। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है विनिपेग, और विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। विनिपेग कहां पड़ती है? कनाडा में पड़ती है। और सेंट लुइस कहां पड़ती है? यूएसए में पड़ती है। तो सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी प्रेरी घास के मैदान में पड़ती है, और विनिपेग भी प्रेरी के मैदान में है जो कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। तो इन दोनों मंडियों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमें ध्यान में रखना है। तो प्रेरी घास का मैदान जो है वो व्यापारिक पशुपालन, मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका के मध्य भाग में पाया जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र को मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी, सस्केचुआन और मैकेंजी नदियां सिंचित करती है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक चीज और पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है कि जो प्रेरी घास का मैदान है, इस मैदान का निर्माण, या हम लोग कहें कि यहाँ पे घास क्यों उगती है, तो इसके लिए एक प्रसिद्ध एक वायु है, एक स्थानीय हवा है, जिसका नाम है चिनूक। चिनूक एक हवा है, एक स्थानीय हवा है, जो कि प्रशांत महासागर से
रॉकी पर्वत की ओर बहती है। ये हवा जब रॉकी पर्वत से टकराती है, यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकी पर्वतों से जब ये टकराती है जाकर के हवाएं, तो इस क्षेत्र में रॉकी पर्वत के पश्चिमी वाले भाग में, यानी कि इस क्षेत्र में खूब वर्षा करती है, खूब बारिश होती है। लेकिन जब ये रॉकी पर्वत के ऊपर से वर्षा करने के बाद में दूसरी ओर नीचे उतरती है, तो इस पवन की जो शुष्कता है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि ये पवन जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। वैसे भी गर्म होती है, लेकिन शुष्क और ज्यादा गर्म होने के कारण जैसे ये प्रेरी वाले क्षेत्र में नीचे उतरती है, तो यहाँ का ये तापमान बढ़ा देती है। जैसे ये कोई भी पर्वत है और यहाँ से कोई हवा जाकर के टकराती है, ये हवा इससे टकराएगी तो इस क्षेत्र में तो ये बारिश करेगी, लेकिन इसके ऊपर से होकर के जब ये यहाँ नीचे उतरेगी, तो नीचे उतरेगी तो ये दोलायमान होती है, और दोलायमान होती हुई नीचे उतरती है, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। और ये बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ जब इस मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी कि ये प्रेरी में जाती है, तो प्रेरी मैदानी क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है। ये जब प्रेरी मैदान में आती है ये गर्म हवा, तो इस क्षेत्र में बर्फ जमी होती है, और उस बर्फ को ये कुछ मिनटों में पिघला देती है। इसलिए इस चिनूक हवा को कहते हैं हिमभक्षक। हिमभक्षक कहते हैं इसको, स्नो ईटर। चिनूक को हिमभक्षक हवा के नाम से जाना जाता है। दुनिया में बर्फ को खा जाने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हवा जैसे ही प्रेरी आती है तो इस बर्फीले क्षेत्र की जो बर्फ है उसको कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पिघला देती है, और वहां पे बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त हो जाता है, और उसके कारण वहां पे घास उग जाती है, और वहां पर फिर वो लोग जो है वो गेहूं की और मक्के की कृषि करते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान को बनने के लिए जो अनिवार्य जो हवा है वो है चिनूक हवा, और इसी को हम लोग हिमभक्षक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हवा ने 1961 में 4 मिनट में 21 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया था। केवल 4 मिनट में ये हवा जैसे ही रॉकी पर्वत से नीचे उतर करके आई, और उस क्षेत्र में जब आई तो 4 मिनट में इसने उस क्षेत्र का जो तापमान है वो 21 डिग्री तक बढ़ा दिया था, जिसके कारण बर्फ वहां पिघल गई। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज है। कुछ घंटों में, कुछ ही मिनटों में जो तापमान है ये वो 15 से 20 डिग्री तक ऊपर कर देती है, इसलिए इसको हिमभक्षक के नाम से जाना जाता है। तो चिनूक एक स्थानीय हवा है और एक स्थानीय गर्म हवा है, जो कि रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के या रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। वैसे तो हम लोग जो हमारा वैश्विक पवन तंत्र होता है वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कि पवनें 3 प्रकार की होती है, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें भी आगे 3 प्रकार की होती है, स्थायी भी 3 प्रकार की होती है, तो हम लोग वहां पर वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर एक पवन जो है वो नीचे उतरती है, और इस पवन का नाम है चिनूक। और ये चिनूक पवन जब पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है तो ये प्रेरी मैदानों में उतरती है, और प्रेरी मैदान की बर्फ को ये पिघला देती है, और बर्फ पिघलने से यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान का निर्माण होता है, और वही मैदानी क्षेत्र फिर गेहूं, मक्का की कृषि के लिए जो है वो जाना जाता है। फिर यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। तो ये प्रेरी घास का मैदान दुनिया में सबसे प्रसिद्ध शीतोष्ण घास का मैदान है, और विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि गेहूं, मक्के का लगभग 60% उत्पादन अकेला यूएसए करता है, और मक्के इसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन ये दोनों देश मिलकर के बहुत करते हैं, तो ये दोनों प्रसिद्ध है। तो ये तो बात होगी प्रेरी घास के मैदान की। हम लोग मैदान पढ़ रहे थे, मैदानों में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेरी। प्रेरी घास का मैदान उत्तर में कनाडियन शिल्ड, पश्चिम में पश्चिमी कॉर्डिलेरा, और पूर्व में अपलेशियन पर्वतों के बीच नदियों द्वारा सिंचित एक क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में जो है वो खाद्यान्नों की कृषि और व्यापारिक पशुपालन होता है, और यही चिनूक नामक जो हवा है वो बहती है। इसके बाद में वनस्पति की हम अगर बात करें तो अमेरिका में उत्तरी भाग में, यानी कि उत्तर अमेरिका का जो उत्तरी पार्ट है, ये वाला यहां से लेकर के और यहां तक का क्षेत्र,
यानी कि हम लोग कहें कि 50 डिग्री, अब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती। तो इसी प्रकार से 50 डिग्री से 70 डिग्री यानी कि यूएसए की सीमा के जस्ट बाद में ये जो क्षेत्र है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टेगा। टेगा वन या टेगा वनस्पति, इनको बोरियल भी बोला जाता है। टेगा के वन कनाडा में पाए जाते हैं 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और ये जो वन है ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि टेगा वनों की जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है। इन वनों को कोणधारी वन भी कहते हैं या इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो ये शंकुधारी या कोणधारी वन होते हैं, इनको बोरियल भी बोला जाता है। इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक रूप से इनका बड़ा महत्व होता है। जैसे वन तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उन वनों की लकड़ी बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण वो वन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। लेकिन टेगा के वन जो हैं वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन वनों की जो लकड़ी होती है वो दिया सलाई उद्योग में, कागज उद्योगों में, लुगदी उद्योगों में बहुत ज्यादा काम में लाई जाती है। तो विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। ये अखबारी कागज का बहुत उत्पादन करता है क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो काटे जाते हैं। यहाँ पे जो वनों को काटने वाले लोग होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर लकड़हारा बोलते हैं, उनको यहाँ पर लंबरजैक बोला जाता है। कनाडा में लकड़ी काटने वाले को लंबरजैक कहते हैं। ये लंबरजैक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे लकड़ियों को काट करके ये लोग जो है वो गट्ठे बना करके या गट्ठों में बांध करके और नदियों में बहा देते हैं और उन नदियों में बहा करके नीचे जहाँ पे उद्योग लगे होते हैं वहां पर वे लकड़ियां निकाल करके और फिर उनसे लुगदी या कागज बना करके और फिर दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। तो लकड़ी उद्योग और इससे संबंधित जो उद्योग है उसके लिए कनाडा जाना जाता है। कनाडा का एक नगर है मॉन्ट्रियल जो कि सेंट लॉरेंस नदी के बीच में स्थित है। मॉन्ट्रियल नगर विश्व का कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो वो भी किसके ऊपर आधारित है? टेगा के वनों पर आधारित है। तो टेगा के जो वन है वो कनाडा में पाए जाते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और ये आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं क्योंकि इनकी लकड़ी जो है वो मुलायम होती है और इनको बोरियल, कोणधारी या शंकुधारी नामों से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इन वनों को काटने वाले लकड़हारों को लंबरजैक के नाम से जाना जाता है। अब ये तो बात होगी टेगा वनों की। टेगा के उत्तर में यानी कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र जो है वो टुंड्रा वनस्पति वाला क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। बर्फ जब कुछ महीने के लिए पिघलती है तो थोड़ी बहुत वनस्पति उगती है। तो इसके उत्तरी भाग में अगर हम कहें तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पतियां जो होती है उसका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो प्रकार है वो बदलता जाता है। जैसे भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे भूमध्य रेखीय वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। थोड़ा हम उत्तर की ओर जाते हैं 5 डिग्री से 15 डिग्री तक फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना पाए जाते हैं। 15 डिग्री से ऊपर हम लोग फिर जाते हैं तो 20 डिग्री से 40 डिग्री या 35 डिग्री तक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर 50 से 70 के बीच उत्तरी गोलार्धों में टेगा वन पाए जाते हैं, जैसे कनाडा, जैसे उत्तरी यूरोप, जैसे उत्तरी रूस का जो भाग है वहां पर टेगा वन पाए जाते हैं। लेकिन टेगा के वन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। वहां पे 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में ज्यादा स्थलखंड नहीं है, इसलिए वहां पर नहीं पाए जाते। तो टेगा के वन उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं ज्यादातर। और 70 डिग्री से ऊपर जो है फिर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के ध्रुवीय जीव जैसे रेनडियर है, कैरिबू है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है वो टुंड्रा वनस्पति के लिए जाना जाता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, दक्षिण उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका जो पश्चिमी भाग है ये वाला भाग कैलिफोर्निया प्रांत है यहाँ पे। और कैलिफोर्निया प्रांत का जो दक्षिणी पश्चिमी ये जो भाग है यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
विशेष प्रकार की जलवायु है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, वैसे तो हम यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, लेकिन मुख्यतः महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी किनारों पर इस प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल शुष्क होता है। यहाँ पे खास करके फलों की कृषि ज्यादा होती है, और फलों में भी अगर हम बात करें तो खट्टे फलों की कृषि ज्यादा होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है और भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएस से देश के कैलिफोर्निया वाले प्रांत में पाई जाती है। और ये जो कैलिफोर्निया प्रांत है, ये क्षेत्र जो है वो फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। या इसको विश्व का फल उद्यान कहते हैं। विश्व का फल उद्यान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। भूमध्य सागरीय जलवायु को कहते हैं, क्योंकि फलों का उत्पादन ज्यादा इस प्रकार की जलवायु में ही होता है, जहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल शुष्क होता है। इस प्रकार की जो जलवायु होती है वहां पे फलों का उत्पादन होता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो यूएस से देश है वहां पर कैलिफोर्निया वाले प्रांत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां पे फलों का ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये तो इस क्षेत्र की वनस्पति की यानी कि हम लोगों ने बात कर ली। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा पठार। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पठारों में हमने कल बात की थी कि कुछ आंतरिक या अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। इसके अलावा कनाडियन शील्ड या कनाडा का पठार पाया जाता है। ये पठार जो है वो खनिजों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोगों ने मरुस्थलों की बात की थी। तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, मोजे मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल और चिहुहुआ मरुस्थल पाया जाता है। और मैदानी भागों में हम बात करें तो प्रेरी घास का मैदान, टेगा के वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो इस महाद्वीप में पाई जाती है। प्रेरी घास का मैदान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कनाडा और यूएसए दोनों देशों में विस्तृत है। ये जो हमारा जो प्रेरी का मैदान है ये शीतोष्ण घास का मैदान है, और यह मैदानी क्षेत्र मक्का, गेहूं और व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है यूएसए में, जिसका नाम है सेंट लुइस। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है कनाडा में, जिसका नाम है विनिपेग। तो ये गेहूं और मक्के के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। और टेगा के जो वन है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी मुलायम होती है। इनको बोरियल भी कहा जाता है, और इन वनों को काटने वाले जो लकड़हारे इनको लंबरजेक के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व का फल उद्यान कहलाती है। तो ये तो हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल और उत्तर अमेरिका के मैदान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।